तो हे गाइस, एचटीएमएल की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रिंस सिंह और आप देख रहे हैं अर्निंग प्लानर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसे कौन से एक्सटेंशंस हैं जिन्हें आपको अपने वीएस कोड सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल करना होगा, जिससे आप एचटीएमएल जब आप लिख रहे हो तो आपको उस टाइम पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े या फिर आपको ज़्यादा समय ना लगे कोड को लिखते हुए। अगर आप इन एक्सटेंशंस को इंस्टॉल कर लेते हो तो आप यहाँ पर जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना कोड लिख पाओगे। अगर आप इन एक्सटेंशंस को नहीं लगाते हो तो आपको अपना कोड लिखने में टाइम भी लग सकता है। अगर आपको जानना है कि एक्सटेंशंस क्या होते हैं वीएस कोड के अंदर, तो हमने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो क्रिएट की हुई है। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको वीएस कोड की पूरी एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप सिंपली उस प्लेलिस्ट पे जाकर के उस एक्सटेंशन वाले वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि एक्सटेंशंस क्या होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वीएस कोड एक सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर में भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। इसी वजह से यहाँ पर ये एक्सटेंशंस क्या होते हैं, एक मिनी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि वीएस कोड के अंदर ही रन होंगे। ठीक है, वीएस कोड के अंदर ही आपको वीएस कोड का एक स्टोर मिल जाएगा। जैसे अपने मोबाइल में प्ले स्टोर होता है एप्लीकेशन के लिए, वैसे वीएस कोड के अंदर वीएस कोड का स्टोर होता है एक्सटेंशंस के लिए। एक्सटेंशंस को आप ऐसे समझ सकते हो, एक छोटा सा एप्लीकेशन होता है, फिर एक छोटा सा फंक्शन होता है जो कि एक पर्टिकुलर टास्क या फिर ऑटोमेशन सिस्टम को कंप्लीट करता है। जैसे कि मान लीजिए आपको रिक्वायरमेंट है एक ऐसे फंक्शन की जिसमें आप कोड लिखो और वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाए। प्रॉब्लम ये है कि वीएस कोड ऑटोमेटिकली आपके कोड को स्टोर या फिर सेव नहीं करता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेव टाइपिंग नाम का एक्सटेंशन है, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे आप उसे वीएस कोड में इंस्टॉल कर लेते हो तो जब भी आप अपना कोड लिखोगे तो कोड वो है ना, वो ऑटोमेटिकली सेव कर देगा। आपको मैन्युअली बार बार में सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपके एचटीएमएल के कोड लिखने की स्पीड को बूस्ट कर सकते हैं, यानी कि इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे आप अपने एचटीएमएल का कोड आसानी से लिख सकते हो। तो यदि आपको भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आप किस तरीके से इन एक्सटेंशन को इंस्टॉल करोगे, कौन कौन सी एक्सटेंशंस है, तो आज की वीडियो बिना स्किप किए कंप्लीटली देखना। और इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर आ जाने के बाद में मैंने यहाँ पर अपने नोट्स वाली वेबसाइट ओपन की हुई है, जो कि एचटीएमएल का कंप्लीट कोर्स नोट है। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। तो सिंपली आप वहाँ जाकर के इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। ठीक है, जैसे उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो अभी अपना चल रहा है 8th चैप्टर। ठीक है, 8th चैप्टर पे मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है 8th चैप्टर। यहाँ पर अपना चल रहा है व्हाट इज वीएस कोड एक्सटेंशन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन वीएस कोड एक्सटेंशन इज अ प्लेस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट एडेड फंक्शनैलिटीज टू द बेस एडिटर। एक्सटेंशन कैन enhance your coding experience, providing additional features such as auto rename, live server, material, icon theme, creator, फिर save typing। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, टोटल 5 सॉफ्टवेयर्स हैं। आपको इन 5 मिनी सॉफ्टवेयर, जिसे मैं एक्सटेंशन भी बोलता हूँ या फिर सभी के सभी एक्सटेंशंस ही बोलते हैं, बस आपको समझाने के लिए मैं इन्हें मिनी सॉफ्टवेयर बोल रहा हूँ। ठीक है, छोटे सॉफ्टवेयर जो कि किसी बड़े सॉफ्टवेयर के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मिनी सॉफ्टवेयर है जिन्हें मैं एक्सटेंशन बोल रहा हूँ, तो आप भी इसे एक्सटेंशन ही बोलिएगा। ठीक है, इन एक्सटेंशंस को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिससे आप अपने एचटीएमएल के कोडिंग एक्सपीरियंस जो है, आपका लिखने का जो टाइम है, उनको आप बचा सकते हो। ठीक है, ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर अपने इस फाइल पर आ चुका हूँ। सिंपली इस फाइल के ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा, ओपन विथ कोड के ऊपर क्लिक करूंगा और ठीक है, यहाँ पर मैंने ओपन विथ कोड के ऊपर क्लिक कर दिया है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पर देख सकते हैं मेरा वीएस कोड ओपन हो जाएगा। ठीक है, वीएस कोड ओपन हो जाने के बाद में मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए मेन्यूज आ रहे हैं ना, इस साइड मेन्यूज में आप देखिए एक एक्सटेंशंस का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपली क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे कुछ एक्सटेंशंस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इसलिए यहाँ पर ही आ रहे हैं। आपके हो सकता है यहाँ पर कुछ भी ना आए। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर आपने पहली बार अपने पीसी के अंदर वीएस कोड इंस्टॉल किया होगा तो यहाँ पर आपका इंस्टॉल्ड के अंदर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जाता हूँ अपने नोट्स वाली वेबसाइट के ऊपर, नोट्स वाली वेबसाइट के ऊपर आता हूँ और यहाँ पर आ जाने के बाद में सबसे पहले तो मेरे को ऑटो रीनेम, देख सकते हैं ये नेम है, इसको आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है,
इसे कॉपी कर लेने के बाद में VS कोड में आना है और इसे यहाँ सर्च मिल रहा है ना आपको ऊपर की तरफ, यहाँ क्लिक करके और यहाँ पर पेस्ट करके सर्च कर लेना, ठीक है। जैसे आप इसे सर्च करोगे यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर देखिए इंस्टॉल का एक ऑप्शन मिल रहा है, आपको सिंपली इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करोगे ऑटो रीनेम टैग जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए इसका काम क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ फाइल्स में जाता हूँ जहाँ पर मेरी फाइल्स पड़ी हुई है, index.html जो मैंने क्रिएट की थी मैं उसे यहाँ पर खोल देता हूँ, मैं इस पूरे को उठा देता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, आप लोग कई बार H1 मैंने ऐसे लिखा टैग, ठीक है, ये टैग मैंने लिख दिया और यहाँ पर मैंने कुछ भी लिख दिया। प्रॉब्लम ये अभी तो चलो मेरा छोटा सा कोड है, आपका हो सकता है बहुत लंबा चौड़ा आपने कुछ पैराग्राफ लिख दिया है इसके अंदर, ठीक है। अभी क्या होता है, अगर आप स्टार्टिंग टैग को चेंज करते हो, मान लो मेरा मोड चेंज हो गया, मेरे को इसको P बनाना था, मैंने H1 बना दिया, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर इसको P लिख दूंगा। अब जैसे ही मैंने स्टार्टिंग टैग के अंदर P करा तो देख सकते हैं एंडिंग टैग में भी ऑटोमेटिकली ही P लिखा हुआ आ गया। अदरवाइज आपको ये मैन्युअली करना पड़ता, आपको पहले स्टार्टिंग में P को करना पड़ता, उसके बाद में एंडिंग में P को करना पड़ता। ऐसे जितने भी यहाँ पर HTML के अंदर एलिमेंट्स दिए गए हैं ना जिनके अंदर स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग होता है, आप वहाँ पर ये परफॉर्म कर सकते हैं एक्शन, जिसमें आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। यहाँ पर देखिए अगर मैं एंडिंग टैग पर भी P को हटा करके या कोई दूसरा टैग लगाता हूँ, जैसे कि FORM मैंने लगा दिया, मेनली नहीं लगता फॉर्म टैग, चलो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ H1, ठीक है। मैंने यहाँ पर H1 लिख दिया और देख सकते हैं स्टार्टिंग के अंदर भी H1 लिखा हुआ आ चुका है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये रीनेम टैग क्या कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं वापस से एक्सटेंशंस के ऊपर क्लिक करता हूँ और अपनी जो नोट्स वाली वेबसाइट है उसके ऊपर आता हूँ और यहाँ से मैं लाइव सर्वर को ओपन मतलब कॉपी कर लेता हूँ। लाइव सर्वर को कॉपी करने से क्या होता है, देखिए मैं वापस से VS कोड के अंदर आ जाता हूँ। VS कोड के अंदर आ जाने के बाद में यहाँ पर देखिए अभी नीचे कुछ भी नहीं आ रहा ऑप्शन, ठीक है। लाइव सर्वर का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, ये एक्सटेंशन क्या करता है कि आपको एक सर्वर दे देता है जिसपे अगर आप जो भी कोडिंग यहाँ पर आप कर रहे हो, आपने हल्का सा भी अगर चेंज किया ना तो ऑटोमेटिकली आपका जो ब्राउजर है वो रिफ्रेश कर देगा पेज को। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर फाइल में जाता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने सेव कर लिया। मैं यहाँ जाता हूँ अपने फाइल एक्सप्लोरर के अंदर और यहाँ पर इंडेक्स के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने डबल क्लिक करा ये ओपन हो गया, ठीक है। अब सपोज करो मैंने यहाँ पर ये जो है ना मैंने ये इतना मान लो इसको हटा दिया, ठीक है। इतना हटा देने के बाद में मैं यहाँ पर जाता हूँ फाइल के ऊपर, सेव के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। सेव हो चुका है। मैं यहाँ पर आता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है। चेंजेस देखने के लिए मुझे इस पेज को फिर से रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तब यहाँ पर देखिए मुझे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे मैन्युअली ये रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करना पड़ता है। मेरे पास इतना अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो आधे बार तो मैं खुद कंफ्यूज जाऊँगा कोड लिखते हुए, क्योंकि एक एक सेकंड भी यहाँ पर मायने रखता है। अगर आपका दिमाग कहीं और डाइवर्ट हो जाता है तो फिर कोड लिखते हुए आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। अगर आप बैकएंड का कोड लिख रहे हो या फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर आप फंक्शन बना रहे हो कोई तरीके का, ठीक है। अगर आपकी हैबिट हो चुकी है रिफ्रेश करने की तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन रिफ्रेश करने की अगर आपकी हैबिट नहीं है और आप अचानक से ऐसे रिफ्रेश करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर एक्सटेंशन आपको मिल रहा है तो आप यूज़ में लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ जाता हूँ VS कोड के अंदर फिर से और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ एक्सटेंशन पे। मैं इसकी जगह लाइव सर्वर लिख देता हूँ, ठीक है। अभी लाइव सर्वर लिख देने से यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे लाइव सर्वर आ चुका है। मैं सिंपली क्या करता हूँ, ये इंस्टॉल वाला बटन मिल रहा है, मैं इसी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करूँगा ये भी इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो हम वेट कर लेते हैं जब तक ये इंस्टॉल नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुका है। मैं सिंपली ऊपर ये क्रॉस का ऑप्शन है तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ फाइल के ऊपर जाता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गो लाइव का ऑप्शन आ चुका है, पहले ये ऑप्शन नहीं था, ठीक है। अब मैं सिंपली गो लाइव के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं गो लाइव के ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपनी वेबसाइट ओपन हो चुकी है और उसका लिंक जो है वो ये है, देख सकते हैं, ठीक है। ये अपना लिंक है इस वेबसाइट का। जहाँ तक अगर मैं पहले वाली लिंक की बात बताऊँ जो यहाँ पर ओपन किया था जिसे मेरे को मैन्युअली करना पड़ रहा है, उसका लिंक ये है और सर्वर का लिंक ये है। देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। क्योंकि ये लिंक देख सकते हैं कितना छोटा है, क्योंकि एक सर्वर से जनरेट किया हुआ है, ठीक है। तो आपको इतना क्लियर हो गया, इतना ही याद रखना है बस। अभी यहाँ पर क्या होगा ना, देखो मैं यहाँ पर आता हूँ कोड के अंदर और यहाँ पर मैं एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिख देता हूँ मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी, ठीक है। उसके बाद मैं लिख देने के बाद में मैं सिंपली क्या करता हूँ, फाइल में जाता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ, ठीक है।
जैसे मैंने सेव किया, मैं अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ, देख सकते हैं ऑटोमैटिकली जो भी मैंने वहाँ चेंजेस किए थे अपने कोड में, वो यहाँ पर आ चुके हैं। मुझे मैन्युअली जाकर के इस पेज को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वहीं अगर मैं पहले वाले पेज की बात बताऊँ, जो मैंने क्लिक करके ओपन किया था मैन्युअली, यहाँ देख सकते हैं अभी भी कुछ भी नहीं आया। मुझे अगर देखना है तो मुझे इस पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा, तब मुझे यहाँ पर ये पूरा का पूरा दिखाई देने वाला। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि लाइव सर्वर वाला एक्सटेंशन क्या करता है, ठीक है? तो मैं इसको हटा देता हूँ, मैं लाइव सर्वर को यूज़ में लूँगा और ज़्यादातर उसी को यूज़ में लेते हैं सभी, ठीक है? बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सटेंशन की तरफ, जिसका नाम है मटेरियल आइकन थीम एक्सटेंशन, ठीक है? इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? इसको कॉपी कर लेने के बाद यहीं एक्सटेंशन वाले सेक्शन पे आता हूँ मैं, यहाँ पर इसका नाम डाल देता हूँ और इसे सर्च कर लेता हूँ, ठीक है? जैसे मैं इसे सर्च करूँगा, फर्स्ट नंबर पे देख सकते हैं वेबसाइट आ चुकी है। मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको यहाँ देखिए इंस्टॉल का एक ऑप्शन मिल रहा है, मैं सिंपली इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर की तरफ ये मेरे से पूछ रहा है, ठीक है, सर्चिंग यहाँ पर। तो मैं सिंपली क्या कर दूँगा, मटेरियल आइकन थीम, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा। मैं क्रॉस के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब देखिए इससे क्या होगा, पहले index.html के आगे यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके का आइकन नहीं आ रहा था, लेकिन अब आ रहा है। वो आइकन क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने मटेरियल आइकन नाम का एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लिया। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए अभी तो मेरे यहाँ पर index.html ही है, हो सकता है मैं इन फ्यूचर इतने सारे फाइल्स यहाँ पर क्रिएट कर दूँ, कोई CSS की, कोई जावास्क्रिप्ट की, है ना? और आगे जाकर के जब हम रिएक्ट देखेंगे तो रिएक्ट में तो बहुत सारे यहाँ पर फोल्डर्स होते हैं और उसमें भी आप बहुत सारे कंपोनेंट क्रिएट करते हो, मतलब फाइल्स आप क्रिएट करते हो, तो उनमें क्या कन्फ्यूजन हो जाता है, आपको बार बार में उनके नाम को पढ़ना पड़ता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पर इन्होंने एक मटेरियल आइकन नाम का एक एक्सटेंशन प्रोवाइड किया, जिसकी मदद से हर एक फाइल का आइकन अलग अलग हो जाता है। मान लीजिए मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। ये जो मैं फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ ना, एक बार आप नॉर्मली क्रिएट करके देखना बिना मटेरियल आइकन के, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं, अभी इस फोल्डर का आइकन देखो कैसा खाली खाली सा आ रहा है, ठीक है? मैं यहाँ पर लिखता हूँ PUBLIC, ठीक है, मैंने पब्लिक लिखा और एंटर दबाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आइकन कैसा हो गया, पब्लिक का मतलब एक ब्लू कलर का हो गया, और यहाँ पर आपको वर्ल्ड का मतलब अर्थ का यहाँ पर आपको साइन दिखाई दे रहा है इंटरनेट का, ठीक है? तो अलग अलग फाइल्स के हो सकते हैं अलग अलग आइकन्स हो, तो वो आइकन्स यहाँ पर आ जाते हैं, जिसकी मदद से आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी होती है। तो इसीलिए मटेरियल आइकन आप यूज़ में ले सकते हो, ऑप्शनल है, करना हो तो करिए, अगर कन्फ्यूज नहीं होना है आगे जा करके आपको हैवी कोडिंग करोगे तो उस टाइम पे चाहिए होता है, और अगर आप अभी करना चाहते हो तो अच्छी बात है, आप कर लीजिए इसको, ठीक है? उसके बाद में बारी आती है यहाँ पर प्रीटियर की, ठीक है? मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर एक्सटेंशंस में जा करके और इसे यहाँ पर भी डाल करके एंटर दबाता हूँ। जैसे मैं एंटर दबाऊंगा, यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे ये अपना एक्सटेंशन आ चुका है। मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ देख सकते हैं इंस्टॉल का ऑप्शन मिल रहा है, मैं सिंपली इंस्टॉल के ऊपर भी क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा, ये मेरा इंस्टॉल हो चुका है। अब इसका क्या काम है वो भी मैं बता देता हूँ। मैं इसको यहाँ से क्रॉस करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, ठीक है? देखिए कई बार क्या होता है कि आप लोग इस तरीके से ऊपर नीचे कर देते हो कोडिंग, जैसे कभी आपने यहाँ कर दी, कुछ लोग ऐसे कर देते हैं, है ना, बीच में ही, और कुछ लोग मान लो यहाँ कर दिया H2, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया और एंटर दबा दिया, और यहाँ पर मैंने कुछ भी लिख दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी क्या हो रहा है, ऊपर नीचे मतलब आगे पीछे हो रही है। और अपने जब भी हम अपना कोड लिखते हैं HTML के अंदर, तो हमें ऐसे नहीं लिखना कोड, क्योंकि अगर आप ऐसा लिखोगे तो अभी तो ये सिर्फ 3 ही लाइन है। अगर आप बहुत सारा एक लंबा चौड़ा HTML का कोड लिखोगे ना, तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे उसके अंदर, ठीक है? तो रीडेबिलिटी बनाने के लिए एक फॉर्मेट सेट कर दिया गया है, ठीक है? उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आपको अपना कोड लिखना होता है। अब क्या होता है ना कि आप उस फॉर्मेट के ऊपर ध्यान दोगे तो कोडिंग पे इतना ध्यान नहीं दे पाओगे, कोडिंग पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो उस फॉर्मेट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाओगे। इसीलिए ये प्रीएटर नाम का एक एक्सटेंशन है, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। इससे होता ही है कि जैसे ही यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, पहले तो कंट्रोल ए दबाता हूँ। कंट्रोल ए यानी कि कंट्रोल ऑल, मतलब सभी के सभी सिलेक्ट हो चुके हैं। कंट्रोल ए करने पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मेट सिलेक्शन, जिसकी शॉर्टकट की लिखी हुई है कंट्रोल एस। आपके हो सकता है कंट्रोल ऑल्ट एफ हो, कंट्रोल एफ हो, अलग अलग हो सकती है, और ये शॉर्ट की आप चेंज भी कर सकते हो। अगर आप ये चेंज करना सीखना चाहते हो तो VS कोड के ऊपर हमारी एक प्लेलिस्ट चल रही है, आप सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जो VS कोड पे होने वाली प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशंस बताए जाते हैं उस प्लेलिस्ट के अंदर, और कुछ फीचर्स एडवांस मिलते हैं, वो फीचर कैसे काम कर रहे हैं उन सबकी डिटेल्स उसके अंदर मिलती है। तो वहाँ जाकर के देख सकते हैं कि शॉर्ट कीज़ को कैसे करें। शॉर्ट की बहुत काम आती है,
क्योंकि अब मेरे को राइट क्लिक करना पड़ रहा है, मतलब पहले तो सिलेक्ट ऑल करना पड़ रहा है, फिर राइट क्लिक करना पड़ता है, फिर फॉर्मेट सिलेक्शन के ऊपर मेरे को क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये देख सकते हैं एक फॉर्मेट के अंदर आ चुके हैं। ये फॉर्मेट के अंदर क्यों आए? क्योंकि मैंने प्रीटर नाम का एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ है। इसी की वजह से यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से एक रीडेबल फॉर्मेट में आ रहे हैं, एकदम एक लाइन के नीचे लाइन, ठीक है। सपोज कीजिए मेरे को सिलेक्ट ऑल नहीं करना, मैं वापस इनको ऐसे ही कर देता हूँ, ठीक है। मैं इनको कुछ भी फॉर्मेट में डाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैंने डाल दिया। अब मेरे को सिलेक्ट ऑल नहीं करना, फिर मेरे को इसको फॉर्मेट करना है, तो इसके लिए आप ये कर सकते हो, वापस से राइट क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर देखो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, इसका भी कंट्रोल ऐसे मैंने सेट किया हुआ है, ठीक है। अगर आपको भी करना है तो आप कर सकते हो। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये मेरे से पूछेगा कि आप कौन सा फॉर्मेटर यूज में लेना चाहते हो, तो कॉन्फ़िगर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कॉन्फ़िगर के ऊपर क्लिक करोगे तो देखिए आपसे पूछ रहा है कि एक तो आपको VS कोड द्वारा दिया जाता है HTML लैंग्वेज फीचर, और एक आपने खुद ने इंस्टॉल करा है प्रीएटर। तो आप प्रीएटर को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप प्रीएटर को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर देख सकते हो ऑटोमेटिकली ये फॉर्मेट में आ चुका है, वो भी रीडेबल, अच्छे से आप रीड कर सकते हो इससे। तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, आपको इनको ध्यान में रखना है। इन एक्सटेंशन को आप याद ही कर लीजिए तो बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद में बारी आती है सेव टाइपिंग नाम की इस एक्सटेंशन की। मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ जाता हूँ और यहाँ पर मैं उसे डाल देता हूँ और सर्च कर लेता हूँ। जैसे मैं सर्च करूँगा, यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे सेव टाइपिंग आ रहा है। मैं सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। इंस्टॉल हो गया है, यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टेंटली इंस्टॉल हो चुका है। मैं सिंपली कट के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए अब तक क्या हो रहा था कि मैं यहाँ पर कुछ भी चेंजेस कर रहा था ना, चेंजेस करने के बाद मुझे फाइल में जाकर के और सेव करना पड़ रहा था, ठीक है। मैं जैसे फाइल के ऊपर क्लिक करता था तो यहाँ पर देखिए सेव के ऊपर मुझे क्लिक करना पड़ता था, तब जाकर के सेव होता था। लेकिन अब मैंने ऑटो सेव वाली फीचर को ऑन कर दिया है। इससे ये होगा कि अगर मैं कुछ भी कोड करता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया है H2, ठीक है, लिख करके मैंने यहाँ कुछ भी डाल दिया, तो जैसे मैं डाल रहा हूँ देख सकते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ऊपर की तरफ, जैसे मैं लिख रहा हूँ देखिए वो अनसेव भी हो रहा है, डायरेक्टली फिर सेव हो जाता है ना। जैसे चेंजेस होते हैं, चेंजेस को डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली सेव करता है। अगर मैं अपनी वेबसाइट मतलब यहाँ पर जाता हूँ डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा का सारा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं कुछ भी चेंजेस और भी डालता हूँ यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मैंने स्पेस दे दिया, मैंने यहाँ पर कुछ भी डाल दिया, तो मैंने अभी फाइल सेव के ऊपर नहीं करा, मैं यहाँ जाता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मैंने डाला था अभी लिखा था वो यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है। अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से सेव टाइपिंग काम कर रहा है। मैं वापस अपने नोट्स वाले वेबसाइट पे आता हूँ, तो इसी के साथ में हमारे ये एक्सटेंशंस भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये बेसिक एक्सटेंशंस हैं। आपको HTML में अगर कोड फास्ट करना है तो इन एक्सटेंशंस को यूज़ में लीजिए। बेस्ट एक्सटेंशंस में इनको मानता हूँ, तो मैंने यहाँ पर नाम लिख दिए हैं। नोट्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो सिंपली वहाँ जाकर के आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपका चीज़ सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि ऐसे कौन से एक्सटेंशन है जिन्हें आपको इंस्टॉल करना चाहिए अगर आप HTML का कोड लिख रहे हो या फिर अपनी वेबसाइट को बनाना स्टार्ट कर रहे हो। एज अ बिगिनर आपको कौन कौन से एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करना होगा। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी? यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।